क्या हो अगर आपकी पूरी पहचान, आपका पूरा वजूद एक झूठ पर टिका हो? क्या हो अगर वो लोग जिन्हें आप दुश्मन समझते थे, वो आपके अपने निकले? ये कहानी है आरव की, एक ऐसा लड़ी-एच का जिसे समाज ने हमेशा ठुकराया, जिसे एक बंजारे का बेटा कहकर चिढ़ाया गया। ये उसके उस सफर की कहानी है, जहां वो एक ऐसे सच की खोज में निकलता है, जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की धूल भरी गलियों में आरव का बचपन बीत रहा था। वो बचपन जैसा था ही नहीं। उसके सिर पर मां का साया नहीं था और पिता का कोई नामो निशान नहीं। उसे पाल रही थी उसकी बुआ कमला। कमला बुआ का दिल पत्थर का था और उनकी जुबान कैंची की तरह चलती थी। वो आरव को अपनी बहन मीरा की गलती का जीता जागता सबूत मानती थीं। गांव के लिए आरव सिर्फ बंजारे की औलाद ये था, एक ऐसा कलंक जिसे हर कोई दूर रखना चाहता था। उसके दिल में एक ही सवाल था, वो कौन है और उसका असली पिता कौन है? यह सवाल एक ऐसा जख्म था जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। शाम का धुंधलका रामपुर गांव की कच्ची गलियों पर उतर रहा था। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। अचानक शांति को चीरती हुई एक आवाज आई, मारो इसे, बंजारे की औलाद। राजेश और उसके दोस्त आरव को घेरे हुए थे। आरव मुश्किल से 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा की थकान और गुस्सा था। एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर पड्ढा और वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह में खून का नमकीन स्वाद घुल गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लातों की बौछार ने उसे फिर से धूल चटा दी। उसका नया कुर्ता, जिसे बुआ ने बड़ी मुश्किल से दिया था, एक तरफ से फट चुका था। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो अकेला था, हमेशा की तरह। जब आरव लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा, तो दहलीज पर ही कमला बुआ खड़ी थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। फटे हुए कुर्ते और सूजे हुए चेहरे को देखकर उनका पारा चढ़ गया। फिर लद्दाच कर आया है मनहूस। कितनी बार कहा है कि इन लोगों के मुंह मत लगाकर, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी जात दिखानी है। खून तो आखिर वही है। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ उसे अंदर खींचा। आरव ने अपनी नजरें झुका ली, ताकि उसकी आंखों में भरा पानी बुआ को न दिख जाए। एक तो बोझ बनकर मेरी छाती पर बैठा है, ऊपर से रोज नए नए तमाशे। तेरी माँ तो चली गई मुझे इस जहन्नुम में छोड़ दाकर, अब ये सब मैं भुगतूं। आरव चुपचाप सुनता रहा। हर शब्द एक चाबुक की तरह उसकी आत्मा पर पड दी दी एच रहा था। कमला बुआ अभी भी बद रही थीं कि दरवाजे पर एक शांत आवाज सुनाई दी। कमला बहन, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ये डॉक्टर अंजलि थी, गांव की एकमात्र डॉक्टर और एक समझदार महिला। उन्होंने आरव की हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। हे भगवान, ये क्या हुआ आरव के साथ? वो तेजी से अंदर आई और आरव के पास घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने नरमी से उसकी ठोड़ी पकड़ डाकर चेहरा ऊपर उठाया। आंखों के नीचे गहरा नीला निशान बन गया था और होंठ सूज गए थे। इसकी चोट को देखो कमला बहन, इसे मरहम की जरूरत है, तुम्हारी डांट की नहीं। कमला बुआ ने मुंह फेर लिया। डॉक्टरनी, तुम नहीं जानती, ये लडियाच का मेरी जान को आ गया है। रोज कोई न कोई शिकायत आती है इसकी। डॉक्टर अंजलि ने आरव को चारपाई पर लिटाया और अपने झोले से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वो रुई पर दवा लगाते हुए बोली, बच्चे हैं, लड़ते ही हैं, लेकिन वो इसे बंजारे का बेटा क्यों बुलाते हैं? तुम तो जानती हो यह सच नहीं है। कमला बुआ की आवाज में जहर घुल गया। सच क्या है और झूठ क्या, ये अब कौन तय करेगा? उसका बाप तो मुंह दिखाकर चला गया, और इसकी मां, मेरी बहन मीरा, दुनिया को क्या मुंह दिखाती? नतीजा ये है। उन्होंने आरव की तरफ नफरत से इशारा किया। उस विक्रम ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शहर का बद्धा आदमी हमारी सीधी सादी मीरा को सपनों के जाल में फंसा लिया और फिर छोड़ कर चला गया। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। अतीत की यादें धुंध की तरह उनकी आंखों के सामने छाने लगीं।
अंजलि को वो दिन याद आ गया जब वो और मीरा शहर में एक साथ कमरा लेकर रहती थीं। अंजलि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और मीरा एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती थी। एक शाम मीरा घर आई तो उसका चेहरा चाँद की तरह चमक रहा था। अंजलि, आज मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन है वो? अंजलि ने छिदहाते हुए पूछा। उसका नाम विक्रम है, मीरा ने शर्माते हुए कहा। वो बहुत बद्धा बिजनेसमैन है, लेकिन उसका दिल सोने का है अंजलि। उस दिन अंजलि ने अपनी दोस्त की आंखों में वो खुशी देखी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे क्या पता था कि यही खुशी एक दिन उसकी सबसे बद्धी दुश्मन बन जाएगी। विक्रम सच में एक राजकुमार जैसा था। महंगी गाड़ी, शानदार कपड़े और बातों में ऐसा जादू कि कोई भी उसकी तरफ खिंचा चला आए। वो दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेस घराने सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस था। वो मीरा से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार उनके बीच खड़ी थी। विक्रम के माता पिता अशोक और सुमित्रा सिंघानिया, वो कभी भी एक साधारण गांव की लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते। विक्रम, या तो वो लड़की या हम, अशोक सिंघानिया ने साफ कह दिया था। तुम्हारी शादी उसी लाड़ेचकी से होगी जिसे हम चुनेंगे। विक्रम के लिए यह एक अग्नि परीक्षा थी। एक तरफ उसका परिवार और दौलत थी और दूसरी तरफ मीरा का प्यार। विक्रम ने प्यार को चुना। उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर एक छोटे से मंदिर में मीरा से शादी कर ली। मीरा, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, हमें रामपुर में तुम्हारी मां के घर रहना होगा। विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा था। पिताजी ने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया है और अपनी कंपनी में आने से भी मना कर दिया है। मीरा ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे महलों की जरूरत नहीं है विक्रम। जहां तुम हो, मेरा घर वहीं है। गांव में लोग सीधे साधे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। देखना, तुम्हें भी वहां अच्छा लगेगा। वो दोनों एक नई जिंदगी का सपना लेकर रामपुर आ गए। शुरू के कुछ महीने किसी खूबसूरत सपने की तरह बीते। उसी साल गर्मियों में गांव के पास बंजारों का एक काफिला आकर रुका। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग, ऊंट और घोड़े और उनके साथ उनका संगीत। वो लोग कुछ महीनों के लिए वहां रुकते, छोटा मोटा काम करते और फिर आगे बढ़ जाते। उनमें एक नौजवान था, रोहन। उसकी आंखें गहरी और आवाज में जादू था। वो बहुत मजाकिया और मिलनसार था। वो अक्सर मीरा के घर के पास से गुजरता और मजाक में कोई ना कोई तारीफ कर देता। मीरा बस मुस्कुराकर रह जाती। लेकिन गांव की औरतें, जिनके पास गपशप के अलावा कोई काम नहीं था, उन्होंने इस बात का बतंगड्डा बनाना शुरू कर दिया। देखो तो, शहर का पति छोड़ाकर अब बंजारे पर नजर है इसकी। ये बातें धीरे धीरे कानाफूसी से जोर जोर की चर्चाओं में बदल गईं और ये जहरीली बातें विक्रम के कानों तक भी पहुंचने लगी। विक्रम, जो पहले से ही अपने परिवार से लाडेज कर और अपनी शहरी जिंदगी चौधाकर परेशान था, इन बातों से और भी चिद्दा चिद्दा हो गया। उसके दिल में शक का एक छोटा सा बीज पनप चुका था। ये बंजारा क्यों तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है? उसने एक दिन मीरा से पूछा। मीरा हैरान रह गई। विक्रम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो बस एक मजाकिया लड़ाका है। गांव में सब एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन विक्रम के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसके माता पिता की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वो गांव की लड़की है, वो हमारे लायक नहीं है। जब मीरा ने विक्रम को बताया कि वो मां बनने वाली है, तो विक्रम की खुशी के बजाय उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इतनी जल्दी? उसने रूखेपन से कहा। मीरा का दिल टूट गया। वो जिस खबर को सुनाने के लिए इतनी उत्साहित थी, उस पर ऐसी प्रतिक्रिया की उसने उम्मीद नहीं की थी। विक्रम, तुम खुश नहीं हो? तुम तो हमेशा एक बेटा चाहते थे। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर सो गया। उस रात मीरा घर के आंगन में लगे चमेली के पेड़साज के नीचे बैठकर घंटों रोती रही। उसकी मां शांति
उसे दिलासा देती रही, सब ठीक हो जाएगा बेटी। जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो विक्रम का सारा शक दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आरव पैदा हुआ तो उसका रंग सांवला और बाल बिल्कुल काले घुंघराले थे। गांव की औरतें फिर शुरू हो गईं। देखो, बिल्कुल उस बंजारे रोहन पर गया है। यह बात विक्रम के लिए आखिरी कील साबित हुई। जिस दिन आरव 1 महीने का हुआ, विक्रम ने अपना बैग पैक कर लिया। किसका पाप है ये? उसने मीरा पर चिल्लाते हुए कहा। उस बंजारे का है ना? तो इसका नाम भी रोहन के नाम पर रखना, मेरे नाम पर नहीं। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, होश में तो हो। ये तुम्हारा बेटा है, हमारा बेटा। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन विक्रम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने मीरा को धक्का दिया और घर से निकल गया, बिना एक बार भी अपने बेटे की तरफ देखे। विक्रम के जाने के बाद मीरा टूट गई। वो दिन रात गुमसुम रहती। गांव वालों के ताने उससे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद बंजारों का वो काफिला भी चला गया। लेकिन उनके जाने के बाद एक और तूफान आया। कुछ बंजारा औरतें मीरा के घर आईं। कहाँ है रोहन का बेटा? हमें हमारा बच्चा वापस दे दो, वो चिल्ला रही थी। मीरा ने आरव को सीने से चिपका लिया। किस रोहन की बात कर रही हो? ये मेरा बेटा है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। रोहन तुम्हारे प्यार में पागल होकर कहीं चला गया है। उसने कहा था कि उसका एक बेटा है इस गांव में। गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। बद्दी मुश्किल से सरपंच ने उन औरतों को शांत कराकर भेजा। लेकिन जाते जाते वो मीरा को हजारों बद्दुआएं दे गई। इस घटना ने मीरा को पूरी तरह से तोड़च दिया। उस पर लगा कलंक और भी गहरा हो गया। वो आरव को लेकर हमेशा डरी सहमी रहती। उसकी मां शांति उसका सहारा थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिन साथ न दे सकी। सदमे और दुहक ने मीरा को बीमार कर दिया। उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अस्पताल से फोन आया कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। नन्ही सी जान आरव अब अपनी नानी शांति के सहारे रह गया। शांति उसे कलेजे से लगाकर रखती, लेकिन उनकी भी उम्र हो चली थी। मीरा के जाने का सदमा वो भी बर्दाश्त न कर सकी और कुछ ही सालों में वो भी चल बसी। मरने से पहले शांति ने अपनी बहन कमला को बुलाया। कमला, मेरे बाद इस बच्चे का ख्याल रखना। यह हमारी बहन की निशानी है। इसे अनाथ मत छोड़ना। कमला ने भारी मन से वादा तो कर लिया, लेकिन वो आरव को कभी अपना नहीं पाई। उसके लिए आरव हमेशा एक बोझ, एक कलंक और उसकी बहन की शर्मनाक गलती का प्रतीक बना रहा। आरव का बचपन नानी के प्यार के बाद बुआ की नफरत के साए में बीतने लगा। वो हर रोज उस गुनाह की सजा काट रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसके खेलने कूदने के दिन खेतों में और जानवरों के बाध्ये में काम करते हुए बीत रहे थे। साल बीतते गए। आरव अब एक नौजवान लड़का बन गया था। उसका शरीर मजबूत और चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी हमेशा तैरती रहती थी। गांव में 2 लद्दाखियां थीं जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। एक थी रिया, सरपंच की बेटी। वो बहुत खूबसूरत थी और आरव मन ही मन उसे पसंद करता था, लेकिन रिया हमेशा उससे दूर रहती। उसे सबके सामने बंजारा कहकर अपमानित करने में उसे मजा आता था। दूसरी थी प्रिया, स्कूल की सफाई करने वाली कांति की बेटी। प्रिया शांत और समझदार थी। वो अकेली थी जो आरव के दर्द को समझती थी। जब भी लादच के आरव को तंग करते, प्रिया ही बीच बचाव करने आती। एक दिन प्रिया ने आरव को रिया के घर के बाहर चक्कर काटते देख लिया। तुम क्यों उस लड़ेचकी के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो आरव? उसने हिम्मत करके पूछा। तुम देखते नहीं हो वो कैसी है? आरव ने बेरुखी से कहा। कैसी है वो? खूबसूरत है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो पत्थर दिल है और तुम अंधे हो। वो चिल्लाकर वहां से भाग गई। आरव हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि प्रिया ने ऐसा क्यों कहा। वो प्रिया की दोस्ती को कभी समझ ही नहीं पाया था। उसकी नजरें तो हमेशा रिया की खूबसूरती पर टिकी रहती थीं, जो असल में एक धोखा था।
स्कूल खत्म होते ही आरव को फौज में भर्ती होने का बुलावा आ गया। ये उसके लिए इस जहन्नुम जैसी जिंदगी से निकलने का एक मौका था। जाने से एक रात पहले वो हिम्मत करके रिया से मिलने गया। मैं फौज में जा रहा हूं रिया, मेरा इंतजार करना, रिया ने बनावटी हंसी के साथ कहा। मैं तो शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने वाली हूं। पापा ने कहा है कि वो मुझे वकील बनाएंगे। भला मैं एक फौजी का इंतजार क्यों करूंगी। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ दी। मैं लौटकर तुमसे ही शादी करूंगा। उसने रिया का हाथ पकड़ दहाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने अपना हाथ खींच लिया। सुबह बस अड्डे पर आओगी? उसने पूछा। हाँ आऊंगी, रिया ने झूठ बोल दिया। अगली सुबह बस अड्डे पर मेला लगा हुआ था। दूसरे लड़कों को विदा करने उनके पूरे पूरे परिवार आए थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। आरव अकेला एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें विदेश में रिया को ढूंढ रही थीं। लेकिन रिया नहीं आई। बस चलने ही वाली थी कि उसकी नजर दूर खद ही एक लड़की पर पड़ी। वो प्रिया थी, सादे से सलवार कमीज में। उसकी आंखों में सैलाब उमड़ रहा था। आरव उसे देखकर अपनी सीट से उठा। वो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी बस चल पड़ी। उसने खिड़की से देखा, प्रिया बस के पीछे पीछे दौड़ डांट रही थी, जब तक कि बस धूल के गुब्बार में ओझल नहीं हो गई। उस दिन पहली बार आरव को लगा कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। फौज की सख्त ट्रेनिंग ने आरव को एक मजबूत और अनुशासित इंसान बना दिया। वहां पहली बार उसे दोस्त मिले, जिन्होंने उसकी जाति या उसके बाप का नाम नहीं पूछा। वो सब उसके भाई बन गए, लेकिन वहां भी उसे कोई खौफ नहीं आता था, कोई फोन नहीं करता था। तुम अनाथ हो क्या? एक दोस्त ने पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसका कोई नहीं है, और सब खामोश हो गए। एक साल बाद जब वो छुट्टी पर वापस लौटा, तो गांव पूरी तरह बदल चुका था। उसे पता चला कि रिया अब शहर में रहती है और प्रिया भी अपनी मां के साथ कहीं और चली गई है। घर पहुंचते ही कमला बुआ ने दरवाजा खोलते ही कह दिया, अब तुम बड्ढे हो गए हो, अपना रास्ता खुद देखो। मैंने अपनी बहन से किया वादा पूरा कर दिया। आरव के लिए रामपुर में अब कुछ नहीं बचा था। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और शहर की बस पकड़ डीडीएच ली। वो दिल्ली के पास बसे चमकते दमकते शहर गुरुग्राम पहुंच गया। गगनचुंबी इमारतें, महंगी गादियां और तेज रफ्तार जिंदगी। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। कई दिनों की भटकन के बाद उसे एक बड़ी लॉ फर्म सिंघानिया एंड एसोसिएट्स में ड्राइवर की नौकरी का विज्ञापन दिखा। वो सीधा वहां पहुंच गया। उसकी फौजी ट्रेनिंग और अच्छी कद काठी देखकर उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया गया। तुम्हें हमारे बॉस मिस्टर विक्रम सिंघानिया का पर्सनल ड्राइवर बनना होगा, उसे बताया गया। आरव का दिल जोर से धड़का। सिंघानिया, यह नाम उसे कुछ सुना सुना सा लगा। कुछ ही देर में एक महंगी गाड़ी की चाबी उसके हाथ में थी। उसे ऑफिस के मेन गेट पर गाड़ी लगाने को कहा गया। जब विक्रम सिंघानिया अपनी शानदार बिल्डिंग से बाहर निकले, तो आरव उन्हें देखता ही रह गया। लगभग 50 साल के बेहद हैंडसम और रोबदार शख्सियत। विक्रम ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। हम पहले कहीं मिले हैं? उन्होंने पूछा। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं सर, मैं इस शहर में पहली बार आया हूं। विक्रम ने कंधे उचकाए। शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है। चलो, मुझे एमजी रोड पर एक मीटिंग के लिए जाना है। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। उसे नहीं पता था कि वो उस शख्स के साथ बैठा है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कई महीने बीत गए। आरव पूरी लगन से अपना काम करता रहा। विक्रम सिंघानिया अपने ड्राइवर से बहुत खुश थे। वो ज्यादातर चुप रहते या फोन पर बिजनेस की बातें करते। आरव भी खामोशी से अपनी ड्यूटी निभाता। एक दिन सुबह सुबह विक्रम ने उसे घर बुलाया। मेरे माता पिता एयरपोर्ट आ रहे हैं, हमें उन्हें लेने जाना है। आरव समय पर उनके आलीशान बंगले पर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर आरव ने एक बुजुर्ग और खूबसूरत जोधे को विक्रम की तरफ आते देखा। उसने आगे बढ़कर उनके हाथ से सामान लेना चाहा।
माता पिताजी, इनसे मिलिए, यह आरव है, मेरा नया ड्राइवर। विक्रम ने परिचय कराया। विक्रम के पिता अशोक सिंघानिया ने जैसे ही आरव को देखा, वो वहीं ठिठक गए। उनके हाथ कांपने लगे। ये कौन है? उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। विक्रम हैरान था। पापा, मैंने बताया तो, यह आरव है। आरव? अशोक सिंघानिया ने दोहराया। बेटा, तुम्हारा चेहरा हूबहू मेरे छोटे भाई जैसा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अगर मैं जानता नहीं कि वो सालों पहले गुजर चुका है, तो मैं कसम खाकर कहता कि तुम वही हो। विक्रम की मां सुमित्रा ने भी ध्यान से देखा। हाँ विक्रम, ये तो बिल्कुल चाचा जी की तरह दिखता है। तभी मैं सोचूं कि इसका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है? आरव की आवाज भारी हो गई। मेरी मां बहुत पहले गुजर गईं। हम रामपुर गांव में रहते थे। रामपुर? अब की बार विक्रम चिल्लाया। उसके चेहरे का रंग उड गया था। तुम्हारी मां का नाम क्या था? मीरा, मीरा क्लिमोवा, आरव ने धीरे से कहा। और मेरा पूरा नाम आरव विक्रम। वो आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही विक्रम के मुंह से एक चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़े। अशोक और सुमित्रा घबरा गए। आरव तुरंत अपने बॉस की तरफ भागा। जब विक्रम को होश आया तो उनकी आंखों में आंसू थे। मीरा, बेटा, तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हारी मां पर विश्वास नहीं किया। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? वो फूट फूट कर रोने लगे। आरव पत्थर की मूरत बना खददहा था। मैं आपका बेटा नहीं हूं, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं तो बंजारे की औलाद हूं, एक कलंक। ये शब्द सुनकर सुमित्रा और अशोक सिंघानिया के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, वो गिद्धाए। लेकिन आरव ने किसी की नहीं सुनी। वो पीछे मुद्दा और एयरपोर्ट से बाहर चला गया, किसी से कुछ कहे बिना। वो पूरी रात शहर की सड़कों पर भटकता रहा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जिस पिता के बारे में वो कभी कभी सोचता था, वो ऐसा निकलेगा, उसने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन उसने फर्म में जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। वो इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। आरव ने फैसला किया कि वो रामपुर वापस जाएगा। उसने अपना सामान पैक किया और अपनी मकान मालकिन को फोन किया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने सुमित्रा और अशोक सिंघानिया खड़ी दीधे थे। बेटा, हमें बात करनी है। आरव ने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन तभी दरवाजे पर विक्रम भी आ गया। मुझे माफ कर दो बेटे, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। वो बातचीत बहुत लंबी और मुश्किल थी। आरव अपने दादा दादी के आंसुओं को नजरअंदाज नहीं कर सका, जो अपनी गलती पर सच में पछता रहे थे। लेकिन अपने पिता को स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने खुद डीएनए टेस्ट की मांग की। जब रिपोर्ट आई और रिश्ता साबित हो गया, तो उसने बस इतना कहा, मुझे वक्त चाहिए। कुछ हफ्ते बाद आरव अपनी नई शानदार गाड़ी लेकर रामपुर पहुंचा। बस अड्डे पर रिया की मां मिल गई। अरे आरव, वापस आ गया? सुना है शहर में तेरी दाल नहीं गली। आरव ने बस मुस्कुरा दिया। रिया कैसी है? उसने पूछा। रिया तो अब मक्कारोवा हो गई है। उसी राजेश से शादी हुई है जिससे तुम लड़ाते थे। राजेश अब गांव में ठेकेदार है, अच्छा कमा लेता है। यह सुनकर आरव को कोई हैरानी नहीं हुई। वो वहां से सीधा कब्रिस्तान गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी मां और नानी की कब्रें बिल्कुल साफ सुथरी थीं और उन पर ताजे फूल रखे थे। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। अरे बंजारे का बेटा, जिंदा है तू? आरव ने देखा कि ये गांव के पुराने दादाजी थे। दादाजी, आप जानते हैं इन कब्रों की देखभाल कौन करता है? और कौन करेगा, दादाजी ने कहा। हमारी प्रिया करती है। बेचारी अपनी मां के गुजरने के बाद अकेली रहती है। पास के कस्बे के अस्पताल में नर्स है। सुबह जाती है, शाम को आती है। बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन किस्मत खराब है। प्रिया? आरव के दिल में एक हलचल हुई। यही है वो? हाँ, यही है, कहकर दादाजी अपनी राह चले गए। आरव कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की और प्रिया के घर की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो जान गया था
कि उसकी असली खुशी कहाँ है। अगले दिन रविवार था। गांव के बीचों बीच बने चौक पर प्रिया के घर के सामने एक महंगी गादी आकर रुकी। उसमें से आरव उतरा। उसके हाथ में गुलाब का एक बड़ा सा गुलदस्ता था। सारा गांव तमाशा देखने जमा हो गया। रिया जो अपने बच्चे को घुमा रही थी, आरव को देखकर सन्न रह गई। आरव सीधा प्रिया के घर में गया, जो उसे देखकर हैरान थी। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, उसने गुलदस्ता प्रिया को देते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाँ में सिर हिलाया और आरव के गले लग गई। बाहर खड दीधी भीत और रिया की जली भुनी नजरों के बीच आरव प्रिया को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। 1 साल बाद रामपुर का नजारा बिल्कुल अलग था। आरव ने अपने पुराने घर को तुढ़वाकर एक शानदार बंगला बनवा लिया था। आज उस बंगले में पूरा परिवार इकट्ठा था। विक्रम, उसके दादा दादी और उसकी खूबसूरत पत्नी प्रिया, जो अब मां बनने वाली थी। एक कोने में व्हील चेयर पर कमला बुआ भी बैठी थी, जिन्हें आरव वृद्धाश्रम से वापस ले आया था। वो रह रहकर अपने हीरे जैसे भतीजे को गले लगाकर रो रही थी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। गांव वाले, जो कभी उसे बंजारे की औलाद कहते थे, अब हसरत भरी नजरों से उस घर को देखते थे। आरव उनकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा देता। आखिरकार वो सच में खुश था। तो ये थी आरव की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि नफरत और गलतफहमी किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, लेकिन सच्चा प्यार और माफी हर जख्म को भर सकती है। आरव ने अपने अतीत के राक्षसों का सामना किया। उसने अपने परिवार को माफ किया और उस लाडडैचकी को अपनी जिंदगी में शामिल किया, जिसने उसे तब चाहा जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी कहानी एक मिसाल है कि आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, आपका अंत आपके हाथों में होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या पहली मोहब्बत को भूलना आसान होता है, या सच्ची खुशी किसी और के इंतजार में होती है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।